नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। गुजरात के अहमदाबाद की एटीएस ने शनिवार रात बदायूं जिले में दबिश दी और शहर के आदर्श नगर मोहल्ला निवासी एक युवक को उठा लिया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में मेल करके प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल उसे एसएसपी आवास पर रखकर पूछताछ की जा रही है। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत महू से सुबह 6 बजे राऊ के लिए हुई। वहीं राऊ में एनसीसी ने बैंड बाजे के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। देश की राजधानी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो के बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेने के लिए नया दांव चला है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण और झाड़ू की कचरा नीति के कारण यहां छोटे छोटे वार्ड पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है। चित्रगुप्त जी, ये दिल्ली में आजकल लोग रोड एक्सीडेंट और लीवर की बीमारी से क्यों मर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। चलो देख कर आते हैं क्या वजह है। चित्रगुप्त जी, ये क्या? पाठशाला के बगल में मधुशाला। हाँ प्रभु, दिल्ली की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। मगर ये हुई कैसे? 8 वर्ष पहले दिल्ली की जनता ने एक व्यक्ति को मौका दिया कि वो स्कूल खोले और उसने खोल दिया 850 नए ठेके। अरे क्या बात कर रहे हैं? ताकि कमीशन खा के अपनी जेबें भर सके। प्रभु, दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी उसने। बड़ा दगाबाज आदमी लगता है। हाँ प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। जिसने दिया मौका, मौका धोखा, उसको मिला धोखा। चित्रगुप्त, बहुत दिन हुए अपनी बहन यमुना से मिले हुए। आओ चलो मिलकर आते हैं। चित्रगुप्त जी, ये भारत की राजधानी में इतना बड़ा गंदा नाला। प्रभु, ये गंदा नाला नहीं है, ये आपकी बहन यमुना है। चित्रगुप्त, हमारी बहन की हालत किस लिए की? भगवान, 8 वर्ष से एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होकर बोलता रहता है कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं खुद जाकर उसमें डुबकी लगाऊंगा, और इतने मौकों के बाद भी नतीजा ढाक के 3 बात। देखिए ना, दिल्ली की यमुना को गंदा नाला बना के रख दिया। बड़ा ही दगाबाज आदमी लगता है। जी प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। जिसने दिया मौका, मौका धोखा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी रविवार को 100 दिग्गज नेताओं और 1 लाख कार्यकर्ताओं को उतारेगी। इसकी अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस दौरान सभी बूथों पर घर घर जनसंपर्क अभियान किया जाएगा। पार्टी ने करीब 1 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे रविवार को आएंगे। जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। सुबह 8 बजे से सभी 22 जिलों में चुनाव परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। बता दें आपको कि जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। आज सुबह 8 बजे से सभी 22 जिलों में चुनाव परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। रेवाड़ी से खबर है। बता दें, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे।
कार्यक्रम रखा गया है पूरा। देखो, आज सबसे पहले तो संविधान दिवस है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और आज ही के दिन हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, और उसी संविधान के तहत हमारा तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिका सभी उन्हीं के अनुरूप काम कर रही है। तो आज सरपंचों का भी जो हमारे नए सरपंच उनके आए, उनको भी आज हमने सम्मान समारोह के लिए बुलाया है। और जो रणनीति है, कैसे काम करना है, और सबको साथ लेकर के आगे गांव का विकास करना है। सर, नए जो सरपंच चुन के आए, क्या कुछ उनको संदेश है? देखो, उन सरपंचों को यही संदेश है कि वे सभी मिलकर के काम करें और गांव के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलें। कार्यक्रम रखा गया है पूरा। देखो, आज सबसे पहले तो संविधान। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक दिन की कॉल दी गई, जिसमें उनकी तरफ से जहां पहले मोहाली में एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर इंटर होकर पंजाब के राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया जाएगा। कल हमारी इनसे डिटेल में बातचीत हुई है और एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो यहाँ भी आएंगे और पीसफुली अपनी जो स्पीच, जो धरना, वो पीसफुल रहेगा। उसके बाद ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। यूपी के अलीगढ़ में तल्ख तेवर, नरम अंदाज, मृदुभाषी शैली से पहचाने जाने वाले डीएम इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों में गरीबों की मदद करने के बाद अब डीएम का एक नया रूप देखने को मिला है। दरअसल इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा बीएलओ के निरीक्षण के दौरान बच्चों को क्लास में पढ़ाने का मामला सामने आया है, जहां पर डीएम ने बच्चों की क्लास लगाई और बच्चे इस दौरान पूरे तरीके से गदगद नजर आए। अच्छा पढ़ाया था, आए हमारी क्लास में, अच्छा लगा हमको। ये सबने अभी बताई थी, किताब में से बताया था, अभी पंक्ति बताई थी, समझाई थी हमको, अच्छा लगा था। हाँ, ये तो रूटीन वर्क है। आज मतदाता सूची के पुनरीक्षण की विशिष्ट तिथि थी, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का कार्य करने के लिए बीएलओज अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित थे। उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे, क्योंकि वो इंटर कॉलेज था बच्चियों का और वहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही थी, तो ये देखने के लिए कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे रुचिपूर्वक पढ़ रहे हैं या नहीं। उस नज़रिए से उसका निरीक्षण किया गया और कैसे रुचिकर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये बताने की कोशिश की गई, ताकि बच्चों में अपने सब्जेक्ट के प्रति अभिरुचि पैदा हो और वो फिर उसके। यूपी के फतेहपुर में पटेल नगर इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से आधा दर्जन लोग आए, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया और युवक और उसकी मां को घायल कर दिया। हालांकि युवक और उसकी मां अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। मैं अपने घर पे सो रहा था, फिर मेरी माताजी थोड़ी देर में चिल्लाई कि बेटा यहाँ क्या कहते हैं, जल्दी बाहर आओ। तो मेरी माता से जी से 5-6 लोग जूझे पड़े थे। मैं भी वहाँ उसमें घुस गया उनको बचाने के लिए, तो उन्होंने मेरे सिर में डंडे, सरिया लेकर के आए थे। वो होटल से अपने कांटे वाले चम्मच और अंधाधुंध चला रहे थे वो सब एकदम। तो फिर उसके बाद उनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। माया श्याम होटल के जो ओनर हैं, वो किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? किस बात ही तो नहीं मालूम। वो सर मेरे बेटा को वो लोग इतने बरामदे में ले जाके दबा रखे थे सर। मैं ऊपर से जैसे ही बच्चे के ऊपर लेटी तो सर इन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करके, और ये जो माया श्याम का ऑनर है, ये सर मेरे हाथ पकड़ रखा था और इसके जो वर्कर थे वो सर कोई ऐसे धार चाकू या क्या लिए थे सर। मेरे दोनों हाथ में मेरे कपड़े सर चीरे, मेरा मोबाइल लेके भागे सर, मेरी गले की चैन और कान के भी लेके भागे सर। अभी भी वहाँ वैसे ही ब्लड पड़ा हुआ है जहाँ पे।
बिजनौर में 23 नवंबर को कृष्णा कॉलेज के पास शामिक नाम के युवक की 2 अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हालांकि बदमाश मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन के भीतर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 30/11/2022 को कृष्णा कॉलेज के गेट पर एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि करीब 15:40 पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोगों ने शामिक नामक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने तत्काल टीमें सक्रिय की। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यश नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हुई थी। सारी टीमें तत्काल सक्रिय की गई। 25/26 की रात ये दोनों एक अभियुक्त यश की गिरफ्तारी, उसके साथ दूसरा अभियुक्त रोहन भी गिरफ्तार हुआ और पूछताछ पर उन्होंने संस्वीकृति करते हुए बताया, इकबालिया बयान देते हुए बताया कि छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में मृतक के द्वारा अभियुक्त रोहन के साथ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के वो जाकर के यश से मिला। यश आपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति था, छात्र था, मतलब छात्र तो नहीं, युवा था। उसके साथ मिलकर के इसने इस घटना की योजना बनाई, षड्यंत्र की पूरा तैयार किया और घटना को अंजाम दिया। इनकी गिरफ्तारी के साथ घटना का खुलासा हो गया है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि सपा ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी के रण में उतारा है। हालांकि दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए। मैनपुरी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए और ज्यादा सक्रिय हो गई। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी के रघुराज शाक्या ने डिंपल को चुनौती दी है। दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले सपा संरक्षक और दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। उसके बाद ही नामांकन दाखिल कर चुनावी गठजोड़ का आगाज किया है। दोनों ही नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद। वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी की जनता के रघुराज शाक्य नहीं जीतेंगे, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। परिवर्तन रघुराज शाक्य नहीं करेगी, मैनपुरी की जनता करने का काम। उपचुनाव के लिए नामांकन के बाद डिंपल यादव के लिए प्रदेश के सपा नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव शामिल है, जो कि रूठे हुए वोटरों को मनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र यादव ने जहां डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साइकिल पंचर हो गई है, कमल का युग है, कमल ही खिलेगा। खलबली कितनी मची हुई है। अभी मैं देख रहा था यहाँ यूपी के अंदर 3 उपचुनाव हो गए हैं 2022 के विधानसभा के बाद। आजमगढ़, रामपुर और अभी गोला विधानसभा लखीमपुर खीरी 3 चुनाव हुए। तीनों उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी को अपने चाचा की याद नहीं आई थी और उस सूची में देख रहा था श्री शिवपाल यादव जी को भी उन्होंने स्टार प्रचारक घोषित किया। और आप जब आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा विधानसभा का जब गोला का उपचुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकले थे क्या? अब वो मैनपुरी में आना था, आए हैं कि नहीं आए? अभी वहां की जगह तो नामांकन कराने भी नहीं गए। और मैं आप सब लोगों की अपील करके जा रहा हूं, आह्वान करके जा रहा हूं। मैं मैनपुरी के लोगों का दर्द जानता हूं, यहाँ की गुंडागर्दी जानता हूं, यहाँ की जमीनों, मकानों, दुकानों पर हुए कब्जे को जानता हूं।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो तो खाली होंगे ही होंगे। भविष्य में एक इंच जमीन कोई किसी की कब्जा करने का दुस्साहस नहीं करेगा। इस बीच रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। कहा कि भाजपा के मंत्रियों के पास कोई काम ही नहीं है, सबका मुख्यमंत्री के पास है, इसीलिए भाजपा सरकार के मंत्री घूम रहे हैं। साथ ही शिवपाल से मुलाकात के बाद डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, नेताजी के और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। गौरतलब है कि बसपा कांग्रेस के मैदान से हटने के बाद अब लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच की हो गई है। इस चुनाव को जीतकर बीजेपी जहां सपा कुनबे को ध्वस्त करने का दावा कर रही है, तो वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के नाम के सहारे चुनावी नैया पार लगाने में समाजवादी पार्टी जुटी है। अब देखना ये होगा कि 5 दिसंबर को होने वाले मैनपुरी उपचुनाव में कमल खिलता है या फिर सपा की साइकिल चलती है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।